आदर, अभिनंदन, आभार, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम जनहित संवाद के एपिसोड क्रमांक 7 में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं दमोह जिले के दो ऊर्जावान युवा जो कि हमेशा ही जिले एवं राष्ट्र के हितों को लेकर कार्य करते रहते हैं। आप इनसे निश्चित ही परिचित होंगे। ये किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार जो है आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी, सादर नमस्कार, वंदे मातरम। आशीष तंतवाय कबीर, दमोह मध्य प्रदेश से आप सभी के बीच निताई हलचल के इस आज के इस लाइव डिबेट कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन। वंदे मातरम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृष्णा पटेल है और मैं छोटे मोटे सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका का निर्वहन आप सबके सहयोग, आशीर्वाद और स्नेह से करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए दर्शकों, सीधा हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज समाज सेवी युवा के रूप में हमारे साथ दो समाज सेवी मौजूद हैं और जिनसे हम उन प्रश्नों को पूछेंगे जो प्रश्न हमारे और किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। ये प्रश्न है दमोह की जनता के और इन्हीं माध्यम से लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से हम तक पहुंचाए हैं और उनको हमने फिल्टर किया है और हमें लगता है इन प्रश्नों पर बात होना जरूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 1992 में टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जिले के कचौरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि अमर क्रांतिकारी हैं, जी की प्रतिमा स्थापित कराई थी और उस स्थान पर एक पार्क का भी निर्माण कराया था। अब लोगों का कहना है कि आखिर वह प्रतिमा कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई वह प्रतिमा, लोगों का ये सवाल है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस? उमर भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। आपने आज हम सभी दोनों साथियों को आपके स्टूडियो में आमंत्रित किया और पहला ही जो विषय आपने दिया है बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत सिजलिंग सब्जेक्ट है। इस पर बात होनी बहुत जरूरी है क्योंकि वर्ष 1992 में टाउन इम्प्रूवमेंट जो ट्रस्ट एक समिति थी, उसके माध्यम से नगर के कचौरा शॉपिंग सेंटर के पास में एक स्थल को चिन्हित करके वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा लगाई गई। लेकिन बीते 5-7 वर्षों में ऐसा कुछ वहां पे हुआ कि अवैध कब्जाधारियों के माध्यम से वहां दुकानों का निर्माण कराया गया, पूरे स्थल को अतिक्रमण की चपेट में ले लिया गया और चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा को 5 साल पहले षड्यंत्र पूर्वक वहां से किसी परिस्थितियों में उन्होंने वहां से चोरी करवा दिया या कुछ भी अनाधिकृत कृत्य किया गया हो और उसके बाद में अभी महज 1.5 से 2 साल के भीतर वहां पर एक पक्का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। पक्का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लगभग 4 से 5 दुकानों का वहां पर बहुत अच्छे तरीके से पक्का कार्य कराया जा रहा है और अभी अगर आप वहां पर देखने जाएंगे तो वहां पर आपको स्मारक का भी चिन्ह आपको देखने को नहीं मिलेगा। जमींदोज कर दिया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? लोकेशन हमारे शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले घंटा घर के निकट कचौरा शॉपिंग सेंटर है, जो कि शहर का पुराना मार्केट हुआ करता है। सब्जी मार्केट के नाम से भी लोग वहाँ उसको जानते हैं, जहाँ पे कचौरा की शॉपिंग की दुकानें लगाई जाती थी। उसी तलैया के पास में पूरा एक क्षेत्र बसाया गया था जिसे कचौरा शॉपिंग सेंटर के नाम के रूप में हम सभी शहरवासी जानते हैं। और वर्तमान में कोई भी अवशेष नहीं बचे। वर्तमान परिस्थिति में आपको बता रहा हूँ कि लगभग 1.5 से 2 वर्षों की ही प्रक्रिया के दौरान वहां पर लगभग 5 साल पहले प्रतिमा को उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक तरीके से वहां से पहले प्रतिमा उन्होंने चोरी करवाई या चोरी की गई या विखंडित कर दिया गया, जो भी किया गया हो, और 1.5 से 2 साल के भीतर वहां पर केवल अभी तक एक स्तंभ बना हुआ था। वो स्तंभ भी उन्होंने जमींदोज करके उसको अपनी हद में लेकर के वहां प्लेन करके दुकानों का निर्माण कर। अच्छा, जो ये पूरा विषय है जी, क्या शासन प्रशासन को, नगर पालिका को इस विषय में अवगत नहीं कराया गया? शासन प्रशासन को कई बार इस विषय में समाज सेवियों के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, पत्रिका अखबार के माध्यम से एक पूरा सैद्धांतिक प्रोग्राम चला करके सभी को अवगत कराया गया। लेकिन प्रशासन का कहना यह है कि जब 1992 में वो जगह अलॉट की गई थी, उस समय तक तो वो रिकॉर्ड में थी नगर पालिका के,
लेकिन 1992 में जब वहां पर प्रतिमा का स्थापना कराया गया, उसके बाद में फिर वो जगह जो है, जो स्थल चिन्हित किया गया था पार्क बनाने के लिए, वो पार्क ही कागजों से गायब कर दिया गया। अच्छा, वर्तमान समय में नगर पालिका के पास में उस जगह से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है या कोई भी जानकारी कही जाए तो उनके पास है नहीं। सुधीर सर इसके पहले जो सीएमओ साहब रहे, उनसे भी इस विषय में बात हुई थी और उनके भी बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं, पढ़ कर की जानकारी मिली कि उन्हें भी इस विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं। तो कैसे समाधान किया जा सकता है? यदि ध्यान नहीं दिया गया तो शहर में और भी ऐसे चिन्ह हैं, ऐसे शहीद स्मारक हैं, कौन जवाब? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पुरानी नगर पालिका टाउन हॉल परिसर के पास में एक शहीद स्मारक, स्वतंत्रता स्मारक के रूप में वहां पर आज भी स्थापित है। वर्तमान समय में जहां कहा जाता था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, तो साहब वर्तमान में वहां शहीदों की चिताओं पर मेले तो भरने से रहे, लेकिन नगर पालिका टाउन हॉल के पास में जो स्मारक बना हुआ था वहां पर लोग मूत्र विसर्जन जरूर करते थे। तो इस विषय को लेकर के हमारे शहर की स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी और उनको सफलता भी मिली। वर्तमान समय में वहां व्यवस्थित रूप से मूत्र विसर्जन करने के लिए मूत्रालयों की व्यवस्था कराई गई और उस पूरे परिक्षेत्र को विकसित भी किया गया। लेकिन इस हिसाब से यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पर शहर के भू माफियाओं की नजर हमारे शहीदों की इन स्मारक स्थलियों पर पड़ती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुझे लगता है उमर भैया कि घंटाघर से भी गांधी जी को उठा करके उस जगह पर भी कभी ना कभी ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रयास कर रहे हैं? इस संबंध में कई बार जिलाधीश महोदय जी को भी अवगत कराया जा चुका है और विभिन्न माध्यमों से, सूचना के माध्यम से भी, संचार के माध्यमों से भी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यमों से भी, सारे विषय को ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदार आला अधिकारियों की नजर में ये सारी चीजें नहीं है, कहीं ना कहीं इन लोगों की उदासीनता का ही ये दृष्टिकोण का परिणाम है। समाधान कैसे संभव हो? अब इसमें तो देखिए उमर भैया, समाधान तभी संभव है जब जिम्मेदार व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी ले। हम और आप एलिजिबल नहीं है कि वहां जाकर के उस अतिक्रमण को हटा दें या पर्सनली हम किसी से भी विवाद को क्रिएट कर लें या सामाजिक शांति को भंग करें। तो इसमें सीधी अपेक्षा की जा सकती है कि प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें आगे आकर के और इस व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। मैं सीधे आपके माध्यम से आग्रह करता हूं तहसीलदार मैडम से, सीएमओ सर से, माननीय जिलाधीश महोदय जी से कि भू माफियाओं के विरुद्ध, जैसा कि प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भू माफियाओं को किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा, उनके द्वारा जो कब्जे किए गए हैं उस पर नजर। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो है मुख्यमंत्री जी के आदेशों का उल्लंघन? बिल्कुल अवहेलना है, बिल्कुल खुली अवहेलना है और उनकी अवहेलना का जो क्रेडिट जाता है, उनके आदेश की अवमानना का जो क्रेडिट जाता है वो नगर के, शहर के, जिले के आला अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को जाता है। यदि मुख्यमंत्री जी के इस विषय को, इस कथन को झूठा करार दिया जाता है तो कहीं ना कहीं दमोह जिले के अधिकारियों की उसमें सेंध लगती हुई नजर आती है। थोड़ा सा मैं भी बोलना चाहूंगा भैया, जैसा कि यासिर भैया ने माननीय मुख्यमंत्री जी का उल्लेख किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018 में जब मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, तो हमारे मध्य प्रदेश के विकास में जिनका उल्लेखनीय योगदान भी रहा है, ऐसे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी रहे जो हमारे प्रदेश के लोकतंत्र सेनानी रहे, तो उनका सम्मान बराबर होना चाहिए। परंतु भोपाल हमारे प्रदेश की राजधानी है जहां पर संपूर्ण भारतवर्ष से लोग आते हैं और भ्रमण करते हैं और कुछ सीख कर ही अपने राज्यों के पलायन करते हैं। परंतु देखने में उस समय यह आया था कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा एक ऐसे स्थान पर स्थापित कर दी जो कहीं से भी जायज नहीं थी। उस स्थान पर आजादी के बाद, आजादी के वीर क्रांतिकारी श्री चंद्र आजादी की प्रतिमा स्थापित थी, तो उस प्रतिमा को चूंकि पूर्व में ही 2018 के पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्हें अतिक्रमण के नाम पर उसको साइड में लगा दिया था न्यू मार्केट चौराहे पर, कि चूंकि अतिक्रमण के कारण या यातायात परिवहन सही तरीके से हो सके, इस हेतु मुख्य चौराहे से हटाकर उसको साइड में किया गया। तब तक तो जायज था, ये ठीक है, यातायात की परेशानियां हो सकती हैं तो उसके लिए हम व्यवधान न करें। परंतु जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा उसी स्थान पर लगाकर स्थापित कर दी।
तो आप सोचिए कि जब वो मुख्यमंत्री बने, यदि हमारा देश आजाद ही ना हुआ होता तो क्या मुख्यमंत्री लोकतंत्र की कल्पना हम कभी कर सकते थे? जिन भारत माँ के वीर सपूतों ने अपना लहू बहा दिया देश के नाम और हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी इस भारत भूमि पर और इस देश को आजाद किया और स्वतंत्र किया, ऐसे शहीद क्रांतिकारी की प्रतिमा के स्थान को वहां से हटाकर यदि आप कोई पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा लगाते हैं तो पूर्णतः अनुचित है। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के परपुत्र आदरणीय अमित आजाद जी वहां पहुंचे और उन्होंने 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। हमने भी अपने छात्र राजनीति संगठन के माध्यम से वहां पहुंचकर अपनी सहभागिता की और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी भी आए, वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वहां थे, नगरीय प्रशासन के सम्मानीय मंत्री थे। जब इस बात को अवगत कराया गया तो तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने चूंकि आदेश जारी कर उस पूर्व मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा के अनावरण को तत्काल ही रोक लगा दी गई थी उस पर। तो उसके बाद देखने में आया कि अभी पिछले 1 माह पूर्व भी प्रदेश की सरकार ने उस प्रतिमा को वहां से उठाकर किसी और जगह पर उसको स्थापित करने का कार्य किया है। इसी तरह हम कह सकते हैं कुल मिला के जो है कि राजनीतिक समीकरण के चलते जो है जी बिल्कुल प्रतिमाओं के सम्मान का बिल्कुल कहीं न कहीं अवहेलना की जा रही है। मैं उमर भैया इस विषय में मैं 1 मिनट और चाहूंगा आपका कि 7,32,000 क्रांतिकारी 7,32,000 क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें अंग्रेजों ने ऑन रिकॉर्ड अपने रिकॉर्डों में समाहित करके गोली मार दी या फांसी पर लटका दिया या काले पानी की सजा दे दी गई। वर्ष 1842 हमारा दमोह बुंदेलखंड का क्षेत्र, जहां बुंदेलखंड की क्रांति, 1857 मेरठ की क्रांति और वर्ष 1947 में जो आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद में वर्तमान समय में लगभग 90 वर्षों का जो कालखंड रहा है, इस पूरे कालखंड में भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय समूह के व्यक्तियों के द्वारा लगभग 4.5 करोड़ से अधिक प्राणों का बलिदान हुआ, तब देश में ये आजादी वाले दिन आए हैं। और वर्तमान समय में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र पर चोट करके जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का उन्नयन किया गया, लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से जो सारी सूचना हम सभी को प्राप्त होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी व्यवस्थाओं में इस 74-75 वर्ष के राजनीतिक इतिहास ने हमारे पूरे अखंड भारत के और खंड भारत के सपनों को चूर-चूर किया है और शहीदों के अपमान की चेष्टा निरंतर की जा रही है। साथ ही महत्व छोटा सा विषय और था भाई साहब, जैसा कि सरकार कहती है और सभी लोग कहते हैं, जायज भी है कि युवाओं में राष्ट्र प्रेम की यदि भावना बढ़ेगी तो निश्चित रूप से राष्ट्र का निर्माण और उन्नति संभव है। इसी क्रम में चूंकि हमारे संगठन के माध्यम से हमने 2 वर्षों से मांग उठाए जा रहे हैं कि चूंकि दमोह का जिला सहकारी बैंक चौराहा है, उसे हमने आजाद चौक नाम दिया है, वहां से चंद्रशेखर आजाद जी के पेटाउट लगा हुआ है। तो हम लोग चूंकि 2 वर्षों से निरंतर इस चीज की मांग उठा रहे हैं कि हमें शासन प्रशासन को कोई सहयोग नहीं चाहिए है। जहां एक और दमोह के कई उद्योगपति और अरबपति खानदान के लोग करोड़ों की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, वहीं शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित करने के लिए 15x15 की जमीन देने में प्रशासन हिचकिचा रहा है और 2 सालों से इस बात को टाले जा रहा है। शहर में कई गरीब लोगों की झोपड़ियां उजाड़ कर लोगों को रोजगार छीन लिए गए उनके, केवल इस नाम पर कि आपकी चौपाटी यहाँ नहीं रहेगी, आपका पानी का टकन यहाँ नहीं रहेगा। और कई दिनों से जिस जमीन की हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा लगे, उस स्थान पर अवैध होर्डिंग लगे हैं दमोह लोगों के, परंतु राजनीतिक संरक्षण के कारण और अवैध होर्डिंगों को ना उखाड़ा जाए, इसलिए इस हेतु हम लोग को शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा स्थापित करने स्वयं के व्यय पर भी अनुमति प्रदान नहीं की जा रही। बिल्कुल निश्चित ही चिंतनीय है। खैर, एक और हमारे जो दर्शक हैं, एक और गंभीर कह सकते हैं ये ज्वलंत मुद्दा रहा है और पूर्व के जो दोनों चुनाव और उपचुनाव रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर लड़े गए। क्या लगता है, मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है, आपको नहीं लगता कि जिले के छात्रों, युवा और आगामी पीढ़ी के साथ एक ये छल किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है? क्या राय है? मेरा निजी मानना यह है, चूंकि मेडिकल जो क्षेत्र है, तो मेडिकल क्षेत्र में अत्यधिक हम देखते हैं कि जो छात्राएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो ज्यादातर बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ती हैं। उनका मन लगता है उस चीज में, उनमें एक ऊर्जा होती है कि डॉक्टर बनेंगे। तो कक्षा 12वीं तो वो कैसे ना कैसे दमोह जिले के स्कूलों से कर लेते हैं, पर जब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है तो आर्थिक रूप से जिनकी संपन्नता नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं या तो अपना विषय त्याग देते हैं और या फिर वो उस चीज की आस और उमंग उनके अंदर से खत्म हो जाती है कि मेडिकल के क्षेत्र में वो जाएंगे। क्या आस कितनी है
और एक छात्र नेता के रूप में, चूंकि आप छात्र क्रांति दल के अध्यक्ष भी हैं, आपके संगठन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कहाँ तक उम्मीद है कि दमोह में कभी मेडिकल कॉलेज आएगा भी या नहीं भी आएगा? जनता बहुत ज्यादा जो है भ्रमित है। हमारे मेडिकल कॉलेज तो बस एक शुरुआत है, आगे देखते जाइए, बहुत विकास है, बहुत विकास। क्योंकि बात यदि हमने प्रयास भी की है तो निरंतर 1 वर्ष या 2 वर्ष तक लगातार हमने अभियान को चलाया। दमोह नगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के नाम से कमेटी का निर्माण किया गया था, जिसमें सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संस्थाओं के लोगों को एकत्रित करके समिति के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? समिति के माध्यम निरंतर हमने प्रयास किए, निरंतर आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन दिए, क्या हमारे क्षेत्र के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे उनको अवगत कराया, सम्मानीय विधायक जी को अवगत कराया। परिस्थिति इतनी विपरीत हो गई कि मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों पर बिना बेवजह के मुकदमे डाल दिए गए, कैसे न कैसे आंदोलन बंद हो जाए। तो हमारी मांग केवल इतनी थी कि दमोह जिले के युवा और जो छात्र हैं उन्हें अन्य जिलों में पलायन न करना पड़े, मेडिकल की सुविधाएं जिले में स्थापित हों। इसी का कारण था कि वर्ष 2018 का विधानसभा का चुनाव का मुख्य आधार स्तंभ जो बिंदु था मेडिकल कॉलेज था। और हम सब ने देखा है कि 2018 चुनाव के बाद जैसे ही कोरोना वैश्विक महामारी की दस्तक हुई संपूर्ण विश्व में, तो दमोह जिले में कई लोगों की मृत्यु हुई। यदि मेडिकल कॉलेज हमारे दमोह जिले में स्थापित होती, उसमें डॉक्टर होते, फैसिलिटी होती, सीटी स्कैन की मशीन होती, तो लोगों की जान बचाई जा सकती थी। काफी बेहतर निश्चित ही होगी। जी। क्या स्थिति और कितनी संभावना है कि मेडिकल कॉलेज दमोह में आएगा? तो हम लोग बिल्कुल पूर्ण रूप से तब आश्वस्त हुए जब दमोह में विधानसभा का उपचुनाव हुआ और प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने आके स्थानीय तहसील ग्राउंड में उसका भूमि पूजन किया, पत्थर लगा के उसका अनावरण किया। तब हमें कहीं ना कहीं आश्वस्त हुए कि हाँ मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। परंतु 6 माह से अधिक का समय बीत गया है और अभी तक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रदेश के 6 जिलों में, सर मंदसौर और नीमच में अभी 350 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। परंतु उसके पहले तो दमोह जिले का भूमि पूजन स्वयं आकर करके गए थे। आज दिनांक तक ना तो जमीन का आवंटन किया गया है, ना उस पर सैद्धांतिक स्वीकृति के अलावा आज दिनांक तक निर्माण कार्य का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। शून्य जैसी स्थिति है। क्या लगता है आज का जो एक परिवेश है, जो प्रोपेगेंडा कह लें, हम आइडियोलॉजी कह लें, कि आते हैं नेतागण किसी भी पार्टी के हों, आते हैं और जो है अपने वादे भाषण देके चले जाते हैं और विश्वास को कहीं जनता को कहीं ना कहीं अब ये विश्वास हो चुका है कि ये वादे यदि किए जा रहे हैं तो निश्चित ही इनको पूर्ण नहीं किया जाए। इस कड़ी को कैसे तोड़ा जा सकता है? अभी हमने देखा लॉकडाउन के समय पे जब शहर एक भयंकर महामारी से अभी तो पूरा विश्व जूझ रहा था, चूंकि हम जिले पे बात कर रहे हैं तो हम जिले की बात करेंगे, और अनेकों नेता सामने आए थे, वर्तमान विधायक भी सामने आए थे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी सामने आए थे और खूब लोगों ने वाहवाही भी लूटी थी कि सीटी स्कैन जो है जिले को प्रदान की जाएगी, और आज दिनांक तक सीटी स्कैन प्रदान नहीं की गई है। क्या लगता है आपको, प्रदान की भी जाएगी या ये भी एक जुमला? कोविड महामारी के दौरान जो डॉक्टर्स का कहना था कि चूंकि सीटी स्कैन यदि हम कर लेते हैं तो बहुत कम समय में आकलन कर सकते हैं कि कोविड जो है व्यक्ति में किस मात्रा तक, किस हद तक, किस हिसाब से ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। प्रथम चरण में यदि हम सीटी स्कैन कर लेते हैं तो स्थिति यदि दमोह जिले लायक है हम यहाँ रखेंगे, अन्यथा किसी और मेडिकल कॉलेज की उस शिफ्ट करेंगे। तो चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हों या विधायक हों या उस समय जो वर्तमान नगरीय प्रशासन के मंत्री हों, उस समय कोविड के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री जी ने उन्हें दमोह के प्रभारी मंत्री नियुक्त किया था। तीनों महानुभावों द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित पत्र के साथ घोषित किया गया था कि दमोह में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना की जाएगी। परंतु जब हजारों लोगों की मृत्यु इस वैश्विक महामारी के दौरान हो रही है, तब उस समय राजनीति करना और राजनीतिक जुमला बना देना प्रत्येक विषय को घोर निंदनीय है और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और युवा इसकी घोर निंदा करते हैं। साथ ही ऐसी आशा और अपेक्षा करते हैं कि यदि आपके पास किसी चीज की व्यवस्था नहीं है तो केवल पेपरों में, अखबारों में आने के लिए, खबरों में आने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए आप किसी भी प्रकार का इस तरीके से जनता के साथ छल छलावा ना करें, जिसके दूरगामी परिणाम आपके निजी राजनीतिक जीवन के साथ साथ और मानव जीवन पर भी कलंक का काम करें। निश्चित ही सीटी स्कैन एक आम जांच में आ चुकी है, लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है और हम प्राइवेट स्तर पे बात करें तो इसकी फीस भी बहुत ज्यादा है, हर व्यक्ति इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। क्या लगता है कब तक आने की संभावना है और क्या प्रयास अभी भी किए जा सकते हैं? उमर भैया, मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूँ कि
पिछले वर्ष जब मेरी माँ का स्वास्थ्य अचानक से गिरावट हुई उनके स्वास्थ्य में, और फिर जब उनका लगातार ट्रीटमेंट कराया गया तो कहीं ना कहीं पता चला कि कोविड के लक्षण हैं। जब उन्हें भर्ती कराया गया तो जिले में कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उस समय सीटी स्कैन के लिए मारामारी का दौर हुआ करता था, और लगभग जिस सामान्य सी जांच की फीस दमोह जिले के स्तर पर 2500 रुपए या 2000 रुपए निर्धारित की गई थी, वो कब रातों रात बढ़ा करके 7500 से लेकर के 9000 रुपए तक चली गई, इसका भी भरोसा नहीं था। मैंने खुद अपनी माँ का स्वास्थ्य लाभ कराने के लिए उनको जब उनका ट्रीटमेंट कराया और उनका सीटी स्कैन कराया तो लगभग 4500 रुपए 7000 रुपए 4500 से लेकर 7000 रुपए तक मुझे व्यय करने पड़े। और उन दिनों का जो अनुभव था, मुझे बहुत कड़वा अनुभव प्राप्त हुआ, क्योंकि जब हम जैसे सामान्य परिवारों की पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के पास में धन का इतना अभाव ऐसी महामारी के समय में हुआ, तो निश्चित तौर पर गरीब परिस्थितियों के लोगों की क्या दयनीय अवस्था रही होगी, इस पर भी चिंतन आवश्यक है। और उसी समय ऐसे लोगों के द्वारा आकर के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से और पब्लिक में हाईलाइट होने के उद्देश्य से ऐसी कोरी घोषणाएं कर दी गई, तो कहीं ना कहीं कहना लाजमी हो जाता है कि बहुत कुछ है साहब सुनने और सुनाने के लिए, बहुत कुछ है साहब सुनने और सुनाने के लिए, लोग नंगे तक हो रहे हैं आजकल खबरों में आने के लिए। तो ये मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये उनका एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा था, हथकंडा था, क्योंकि आज परिस्थितियां नॉर्मल होने के बाद भी आज तक उन्होंने इस दिशा में कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन आशीष जी, आपको नहीं लगता कि इतना सब होने के बाद भी हम अपने जिले की जनता को महान कहें या धैर्यवान कहें, क्या कहें? निश्चित तौर पर धैर्यवान कहना होगा, महानता भी है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का आकलन करने के बाद भी आपको उन जिम्मेदारियों पर हम बनाए रखे हुए हैं, ये हमारी महानता है। और धैर्य का प्रतीक है कि हम आपके कर्मों का प्रतिफल आपको स्वयं भोगते हुए देखना चाहते हैं, ये हमारे धैर्य की पराकाष्ठा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिम्मेदारों को इसका प्रत्युत्तर मिलेगा। एक और प्रश्न उठता है, कहीं ना कहीं आज के परिवेश से हम सभी परिचित हैं जी। हमें दिख रहा है कि वह व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, वह कोई राजनीतिज्ञ हो सकता है, जनता का प्रतिनिधि हो सकता है, उनके द्वारा स्वयं चुना हुआ प्रतिनिधि हो सकता है। फिर भी जनता क्यों इतना समर्थन करती है, क्यों उनसे सवाल नहीं करती, क्यों विरोध नहीं करती, क्यों अपने हितों की मांग नहीं करती? साहब, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, क्या कृष्णा की या क्या आशीष की पूरी जिम्मेदारी है? अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है भारतीय संविधान ने सभी को देकर के रखी है। सभी किसी की भी निजता को भंग करने का अधिकार मेरे हिसाब से किसी सृष्टि के किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, हम समीक्षा कर सकते हैं कि हमने आपको जिन जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु ये कुर्सियों पर बैठाया है, आपको वो दायित्व के निर्वहन के लिए आपका चयन किया है, तो निश्चित तौर पर हमारी अपेक्षाएं भी आपसे जुड़ जाती हैं। बदलाव कैसे आ सकते हैं, जमीनी स्तर पे क्रांति कैसे आ सकती है, जमीनी स्तर पे ऐसा माहौल कैसे क्रिएट किया जा सकता है, मजबूर कर दिया जाए कि साहब आपने ये कहा था तो आपको करना पड़ेगा? साहब, क्रांति की धारा का एक प्रतीक है कि हर राह शंकाओं से भरी पड़ी, हर राह शंकाओं से भरी पड़ी हिसाब मांगती है, और मुर्दों की इस बस्ती में लोगों को जगाना आसान नहीं साहब। क्रांति कोई भी हो पहले रक्त मांगती। कहते हैं कि सब दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा, आशीष तंतुभाई जी एक युवा कवि भी हैं, मल्टीपल जो है प्रतिभाओं के धनी हैं। तो आपको बीच में सुनने को मिल भी रही होगी उनके जो शायरी का जो पिटारा है उनके पास हमेशा रहता है। तो निश्चित ही दर्शक कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यक्रम के साथ साथ आपकी शायरियों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। चलिए, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो अगला प्रश्न हमारे दर्शकों के माध्यम से हम तक पहुंचा है, और ये कॉमन प्रश्न है जो कई युवाओं के द्वारा हमसे कहा गया है कि जो भी अब कार्यक्रम पे आए इस पे चर्चा होना जरूरी है। बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी समस्या है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसने जो है अपनी जड़ें और भी ज्यादा मजबूत कर ली हैं। आज हम बात करें, लोग ग्रेजुएट हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड इन ईच एंड एवरी सेक्टर, इन एवरी फील्ड
from the reputed universities. Even they are not getting any type of employment. What is your view about it? क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, किसी भी देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उस क्षेत्र का शैक्षणिक विकास ना हो, योग्यताओं को अवसर ना मिले और वहां की जनसंख्या को नियंत्रित ना किया जा सके। कॉमर्स का नियम है उत्पादकता और उसको भुनाने के लिए लोगों में उसकी आवश्यकता की पूर्ति। ये दोनों चीजों को लेकर के ही, सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये विषय की मंत्रणा की जा सकती है कि वर्तमान समय में हमारे पास में रोजगार के अवसर कितने हैं और उन रोजगार को पाने के लिए अब पृष्ठभूमि लोगों ने कितनी तैयार कर रखी है। वर्तमान समय में 3 करोड़ बैचलर प्रत्येक वर्ष हमारे देश से अब अपनी शिक्षा का अर्जन करके नौकरियों की तलाश में निकलते हैं, लेकिन वर्तमान समय की जो व्यवस्था है, रोजगार की जो फील्ड्स हैं, वहां पर उपयुक्त प्रकार के रोजगार उनको प्राप्त नहीं हो पाते। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रोजगारों का अभाव है। विभिन्न, एक और विषय में बहुत जमीन स्तर से उस प्रश्न को, उस विषय को आपसे अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में कुटीर प्रदान करने का, जो जिनके पास में आवासीय व्यवस्था नहीं थी, उनको छोटे छोटे घर बना करके कुटीर व्यवस्था करके उनको प्रदान की गई है। ठीक इसी प्रकार से अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार के डेवलपमेंट के संसाधन विकसित किए जाते तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारत देश में, क्योंकि भारत देश शुरुआती स्तर में लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए ही पहचाना जाता था और वर्तमान समय में अगर इन्हीं लघु और कुटीर उद्योगों को व्यवस्थित करके लोगों तक पहुंचा दिया जाए तो निश्चित रूप से रोजगार की, बेरोजगारों की जो समस्या लोग जो है वर्तमान में, निश्चित ही मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कई योजनाएं हैं है ना। अभी हम अध्ययन करेंगे, इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम एक एक का नाम दें, लेकिन जमीनी स्तर पे जब हम देखते हैं तो युवाओं को उनके लाभ मिलते नहीं दिखते हैं। पिछली जो गवर्नमेंट थी, मैं बताना चाहूंगा, पिछली गवर्नमेंट थी माननीय कमलनाथ जी की, उन्होंने एक योजना लेकर के आए थे। कौन सी थी कृष्णा? शायद ढोल बजाओ, वो क्या थी, ढोल बजाओ और ढोल चराओ और बाजे बजाओ योजना थी। और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा कर दी है कि हम 3-3 लाख का पैकेज भी देंगे बेरोजगारों को। कुछ ही समय पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भाई साहब कि बेरोजगारी इस हद तक है, यह हमें तब देखने मिला जब हमारे प्रवासी भाई बहन, जब कोविड काल के दौरान जब अन्य बड़े महानगरों से हमारे जिले में उनकी वापसी हुई तो यह देखकर अचंभित हो उठा कि लोग केवल अपने जीवन यापन के लिए ही महानगर की ओर पलायन करते हैं। बेरोजगारी इस हद तक है हमारे जिले में कि लोगों को 2 वक्त की रोटी के खाने के लिए कमाने की व्यवस्था नहीं है। दमोह जिले में एकमात्र उद्योग है निजी माइसन सीमेंट फैक्ट्री, जिसमें लगभग 10,000 वर्कर एक साथ काम कर रहे हैं, परंतु किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति में इतनी खूबत नहीं आई आज तक। लोग अपने आप को बड़ा नेता समझें या उनके लोग उन्हें बड़ा नेता कह दें, परंतु किसी में इतनी खूबत नहीं है कि वह स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार की व्यवस्था कर सके। भारत सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है, परंतु स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार से रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो हमारा देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, जब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लोग अपना घर परिवार छोड़कर अन्य महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं और कैसे न कैसे करके गुजारा कर रहे हैं और अन्य जिले और अन्य महानगर के लोग हमारे गृह जिले में आकर कब्जा किए हैं और स्थानीय फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं। हमारा जिला कैसे आत्मनिर्भर होगा, प्रदेश कैसे होगा, देश कैसे होगा? निश्चित ये विडंबना है और आए दिन हम देखते रहते हैं लोगों द्वारा, समाज सेवियों द्वारा और युवा कार्यकर्ताओं द्वारा मांग उठाई जाती है कि स्थानीय यदि कोई संसाधन उपलब्ध है तो वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, लेकिन ये बेहद चिंतनीय है और निंदनीय है। अभी बीच में ही माननीय उमर भैया, मैं क्षमा चाहूंगा कि वर्तमान समय में कुछ समय पहले दमोह के केंद्रीय मंत्री सम्माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, जो वर्तमान समय में दमोह लोकसभा क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं, उन्होंने ये घोषणा की थी कि दमोह में स्टील प्लांट का भी समायोजन किया जाएगा और लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। और फिर उन्होंने एक वो सैन्य प्रशिक्षण बल के लिए भी उन्होंने ऐसा कुछ योजना लेकर के आए थे, लेकिन वर्तमान समय में इन दोनों ही योजनाओं को देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी नीतियां भी
कर्तव्य परायणता की ओर अग्रसर नहीं हो पा रही। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि जब इतने बड़े कद के नेता जो जिस तरह की घोषणाएं करते हैं और उन पर यदि क्रियान्वयन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे दमोह की पृष्ठभूमि को चैलेंज भी किया जाता है कि अब आप लोग अपना देखें। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि हम जो दमोह लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं वो कितने सौभाग्यशाली है कि आजादी के बाद लोकतंत्र में दमोह लोकसभा क्षेत्र में पहले केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच हैं और हमें बड़ा हर्ष होता है कि हम हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद देश में हमारे लोकसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग था उनके पास संस्कृति और पर्यटन। तो जैसा कि आपने देखने में आता है दमोह जिले के चारों ओर संग्रामपुर हो जबीरा विधानसभा पूरा है जहाँ पर्यटन के क्षेत्र में हम इतना अत्यधिक विकास संभव था कि एक बड़ा पर्यटन स्थल बन के निकलता है। दमोह जिले में प्रसिद्ध देवश्री जागेश्वरनाथ धाम मंदिर है, साथ ही प्रसिद्ध कुंडलपुर मंदिर है। यहाँ संस्कृति और सभ्यता के साथ लोगों को हम कैसे जोड़ें, कैसे वो नए आयाम स्थापित करें कि भारत वर्ष के लोग बड़ी आसानी के साथ इन स्थानों पर पहुंचे और पर्यटन और संस्कृति का केंद्र हमारा दमोह लोकसभा कैसे बने। परंतु वो विभाग उनके पास जाने के बाद वर्तमान में सुधार क्या है जमीनी स्तर पर, वही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कितना महत्वपूर्ण विभाग उनके हाथ से निकल गया और उस क्षेत्र में मुझे नहीं लगता, मुझे और जो जिनसे मैं चर्चा करता हूँ जिले के लोगों से, वो संतुष्ट नहीं हुए हैं पूर्ण रूप से कि जिस प्रकार का दायित्व उनके पास था उस क्षेत्र में यदि विकास वो चाहते तो विकास इस तेज गति से होता कि दमोह लोकसभा क्षेत्र का नाम भारत वर्ष में सबसे अग्रणी है संस्कृति पर्यटन के क्षेत्र में गिना जाता है। जमीनी स्तर पे एक बात और बताना चाहता हूँ कि माननीय श्री महोदय जी ने 7 वर्ष पहले एक गांव को गोद लिया था, नाम था बांदकपुर, या विश्वनाथ जी की नगरी बांदकपुर। 500 लाख रुपए की राशि से वहां का उन्नयन किया जाना था, वहां का विकास किया जाना था। प्राइवेट ठेके 500 लाख मतलब 5 करोड़ की राशि से वहां का विकास किया जाना था। विभिन्न ठेकेदार एजेंसियों को ठेका दे करके काम कराए गए, लेकिन उन कामों की आज तक समीक्षा नहीं कराई गई। जितने भी काम थे, जितनी भी राशि थी, सारी प्रस्तावित थी, सारी राशि खर्च कर दी गई, लेकिन आज भी राशि जो आप बता रहे हैं 500 लाख 5 करोड़ राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन आज भी वर्तमान अवस्था आप वहाँ की देख कर आए तो आपको ये किसी भी कार्य को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका और राशि सारी की सारी खत्म हो गई। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पहली बार दमोह लोकसभा क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अपने कैबिनेट का हिस्सा बनाया। और मैं साथ ही माननीय प्रहलाद पटेल जी को भी कहना चाहूंगा कि यदि आप दमोह लोकसभा क्षेत्र में किसी भी विकास निर्माण कार्य का यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से दमोह लोकसभा क्षेत्र की जनता आपको हाथों हाथ लेगी, आपका स्वागत सत्कार करेगी। क्योंकि आप वर्तमान में फूड प्रोसेसिंग के मंत्री हैं और यदि आप चाहें तो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दमोह लोकसभा क्षेत्र में केवल आप एक मूल रूप प्रदान कर सकते हैं। हमारा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो एक समय सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता था, वर्तमान में बहुत सारी चीजें सुधरी और सिंचाई के पर्याप्त साधन बढ़ने लगे हैं। तो चूंकि आप केंद्र में जलशक्ति मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं तो पानी की समस्या यदि दमोह लोकसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी तो सबसे बेहतर होगा। साथ ही फूड और प्रोसेसिंग के आप माननीय मंत्री हैं, यदि लघु उद्योग छोटे छोटे लघु उद्योगों की स्थापना की तहसील लेवल पर दमोह लोकसभा में कर देंगे तो निश्चित रूप से जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें स्थानीय लेवल पर रोजगार मिलेगा और आपके कुशल निर्देशन में दमोह जिला संपूर्ण भारत देश में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मूल रूप प्रदान करेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि बांदकपुर की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं सेंध लगा दी गई और वर्तमान समय में पूरा का पूरा बांदकपुर क्षेत्र मंदिर परिधि का जो क्षेत्र है 500 मीटर का जो क्षेत्रफल है आज अतिक्रमण की चपेट में है। जो कॉरिडोर बनाना था वो काम भी अधूरा है, मास्टर प्लान का भी काम अधूरा है। नाले नालियां बगीचा लाइट खम्बे ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आज दिनांक तक अपूर्ण अवस्था में। साथ ही एक बात सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि यदि आप किसी पद पर बैठे हैं, पद इतना महत्वपूर्ण इतना बड़ा है कि आपके एक निर्देश पर एक तालाब साफ करना तो दूर और कई 10 तालाब 24 घंटे में खोद दिए जाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि आप तो स्वयं हम सबको प्रेरित करने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं वो अभिनंदनीय है, परंतु कुछ और कार्य इस तरीके से किए जाएं कि हर बार आपको तालाब साफ ना करने पड़े। शासन प्रशासन और सरकारी ढांचा है उसका सदुपयोग निश्चित ही हम दमोह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यदि खंगालें तो निश्चित इस बात की अवहेलना की जाती है
कि इतने वर्षों से एक तालाब को भी स्वच्छ नहीं आप कर पा रहे हैं, तो आप कैसे जनप्रतिनिधि और कैसे हम आपसे आस लगाएं, क्या आपसे उम्मीद रखें? बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, फिर आपसे कहते हैं इतने सौभाग्यशाली हैं हम दमोह लोकसभा क्षेत्र में माननीय प्रहलाद जी जैसे मंत्री। तालाबों की स्थिति कितनी दयनीय है साहब? दमोह में अगर देखा जाए तो लगभग 10 बड़े तालाब होंगे। पुराना तालाब भी उनमें से एक है, और एक तालाब जिसे दमोह की जनरल भाषा में हगू तलैया का भी नाम दिया जाता है। कहना बहुत दुष्कर है और बहुत हल्की भाषा हो सकती है, मैं क्षमा चाहूंगा दर्शकों से, लेकिन जो वो तालाब है उस तालाब में चूहे की इस कदर की मात्रा वहां पे अल्लवित हो चुकी है कि आजकल वो क्रिकेट का स्टेडियम ज्यादा नजर आता है बतौर एक तालाब के। उसमें भी महती आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी से कि उस तालाब की ओर भी ध्यान दें, और अगर बेला ताल साफ हो गया हो तो इस तालाब का भी जीर्णोद्धार आपके माध्यम से हो जाए, आपकी बड़ी कृपा। बात वहीं आके रुक जाती है उमर भैया, जहाँ एक ओर अपने जीवन यापन के लिए चाट फुल्की पान और चाय के ठेले लगाने वाले, रोड पे लगाने वाले लोगों को आप जेसीबी से उठा के फेंक देते हो, और उद्योगपति जिन्होंने तालाब की जमीन पर कई वर्षों से अगर कब्जा कर कई जगह तो कॉलोनियों का निर्माण कार्य हो गया है, उन लोगों को आप हटाने में यदि सक्षम नहीं है तो ऐसा विकास कार्य किस मतलब का, जहाँ पानी की इतनी गंभीर समस्या है और हमारे प्राचीन तत्व जो धरोहर हैं, जो जलाशय हैं, उनको आप बचाने में सक्षम नहीं। आपके ही गोद लिए गांव बांदकपुर की ही बात कर रहा हूँ। बांदकपुर धाम में वर्तमान समय में अतिक्रमण पसरा हुआ है। आपसे आग्रह है कि उस दिशा में भी ध्यान दें, और जो भक्त हैं, जो लोग हैं, जो इस विषय को निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से ऊपर उठा रहे हैं, और राजनीतिक दल का जो व्यक्ति है वो राजनीतिक दल का तब तक है जब तक आप किसी क्षेत्र में निर्वाचित नहीं है। यदि आप किसी क्षेत्र से सम्मानीय विधायक या सांसद हैं तो पार्टी आपको बाद में होगी, आपको उस पद के हिसाब से आपसी सामंजस्य जब तक आप काम नहीं करेंगे, सभी राजनीतिक दल के लोग जो प्रतिनिधि हैं, जो सम्मानीय विधायक हैं, जब तक एकजुट होकर एक रूपरेखा तैयार नहीं करेंगे तब तक ना तो दमोह जिले का विकास संभव है, दमोह लोकसभा का विकास संभव है। जी, अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए जो है कुछ ही प्रश्न शेष रह गए हैं जी, हम शीघ्र उनको समाप्त करेंगे और फिर उसके उपरांत हुए कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की घोषणा की गई और चुनावी बिगुल बजते ही जिले में जो है चुनावी माहौल हमें देखने को मिला, लेकिन आरक्षण को लेकर जो खींचातानी चल रही है उस पर आप क्या राय है? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं जो है पिछड़ा वर्ग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपकी क्या इस पे जो है मतलब मेरी निजी राय की इतनी सी है कि जैसे पूर्व में पंचायती राज चुनाव होते थे, यदि हम उसी क्रम से पंचायत चुनाव करा दे तो निश्चित रूप से इस प्रकार का जो माहौल परिवर्तित हुआ है प्रदेश की राजनीति में वो ना होता। जो प्रत्याशी हैं उनकी मानसिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। जो किसी जाति वर्ग समुदाय का जो व्यक्ति है उसकी मानसिक मनोदशा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यदि आप पिछड़ा वर्ग की बात करें तो आधे से अधिक आबादी हमारे मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग समुदाय की है। चूंकि पिछड़े वर्ग समुदाय से बिलोंग करता हूं तो निश्चित तौर पर यदि पिछड़े वर्ग को आरक्षण देकर सही ढंग से चुनाव संपन्न नहीं कराए जाते हैं तो निश्चित रूप पर दमोह जिला को छोड़िए आप संपूर्ण प्रदेश में पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो संपूर्ण पंचायती चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ऐसी आशा और अपेक्षा है। साथ ही मैं प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा और विपक्ष में बैठे लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि यह विषय जो राजनीति का विषय नहीं है। किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति को उसके यहाँ के अधिकार जो संविधान में उनको दिए गए हैं, यदि उन संविधान के दिए हुए अधिकारों का अपहरण करेंगे तो इसका जवाब जो है वो जनता ही लोकतंत्र है, इसमें जनता जवाब समय आने पर जरूर देती है। तो जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है यदि पिछड़े वर्ग के अनुरूप उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा और पंचायत चुनाव में उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी तो उसके दुष्परिणाम आगामी समय में इतने बड़े रूप से निकल कर आएंगे जिसकी परिकल्पना सरकार और पक्ष सोच भी नहीं सकता। अपने घोड़े अपने गरी में फिर गए, बुंदेलखंड में एक कहावत है, अपने घोड़े ही अपने गरी में फिर गए। वर्तमान समय में आरक्षण की जो प्रक्रिया है, आरक्षण को इस तरह से आप समझ लीजिए कि जातिगत समीकरण को ध्यान में रख करके ही देश में चुनाव की व्यवस्था को निरंतर बरकरार रखाया जा रहा है। और ये जातिगत समीकरण ही है जिनके आधार पर जातीय नेता चुनाव लड़ते हैं और अपनी अपनी जाति के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अपना अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। क्या लगता है आपको
तो ये आरक्षण के आधार पर होने चाहिए या योग्यता के आधार पर? देखिए, अगर योग्यता के आधार पर अवसर मिलने चालू हो जाते तो निश्चित तौर पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती, और यदि आरक्षण के माध्यम से ही योग्यता को आता जाना है तो निश्चित तौर से अवसरों की कोई कमी नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आवश्यकता है इसके सही संधान की और इसके सही तरह से क्रियान्वयन। अभी हम पंचायती चुनाव में देख रहे हैं, काफी जो नामांकन भरे गए हैं काफी बड़ी संख्या में जो है हम देख रहे हैं 22, 21 साल जिन्होंने अभी 30 वर्ष पूर्ण ही किए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं। युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है राष्ट्र के विकास में और जिले के विकास? सबसे पहले आपका ध्यान फिर से आकृष्ट कराना चाहूंगा, वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से विवाह की जो लड़कियों की उम्र थी, बेटियों की उम्र थी, 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई, यह कहकर कि इनका मानसिक विकास या कोई भी अन्य परिस्थितियां होती हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो मैं आपसे ध्यान इस विषय पे आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जब 18 वर्ष में वह विवाह के योग्य नहीं है तो साहब सरकार को चुनना भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का काम है। तो उनको फिर ये मतदान करने की आयु भी आपको एक चिन्हित कर देनी चाहिए। ये दुराभाती वाले काम मत करो आप लोग। सीधी सी बात ये है कि युवाओं से अगर आपकी कोई अपेक्षा है तो युवाओं के दृष्टिकोण को समझने का भी प्रयास करें, उनके मन मुताबिक उनकी कार्य चेतना को समझते हुए भी आपको अपने एजेंडे को क्लियर करना होगा। वर्तमान समय में युवा जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा को समझकर सरकार का ये अवसर देने चाहिए। सरकार का ये लोगो चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस जो लोगो है, स्लोगन है, इसको मूर्त रूप प्रदान करने की बारी है। ये निर्भर सरकार पर करता है और प्रशासन पर करता है कि इस जो स्लोगन प्रधानमंत्री जी ने दिया था इसे हम मूर्त रूप कैसे प्रदान करें। जब तक हमारे देश में संविधान है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जातिगत आरक्षण कोई कभी खत्म नहीं कर सकता है और ना ही खत्म होगा। यदि संविधान में प्रत्येक जाति के हिसाब से उस जाति के वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण उस प्रतिशत में निर्धारित किया गया है तो उसे खत्म किया ही नहीं जा सकता। यदि कोई सरकार इसको हटाने का प्रयास करे, जो है बेरोजगारी युवाओं द्वारा जो है एक प्रयास किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि जिस प्रकार से किसी भी रोजगार को पाने के लिए योग्यताएं होती हैं, शैक्षणिक योग्यताएं होती हैं, एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो है चुनाव की भी एक प्रक्रिया होना चाहिए। इस बात में कितना साथ दूसरी तीसरी पढ़े लोग, अंगूठा छपे लोग, अंगूठा छाप लोग जब विधानसभा में पहुंचते हैं, विधायकों का पहला काम क्या होता है? संसद में विधानसभा में विधेयक पास कराना, कानून पास कराना सबसे मूल कर्तव्य है विधायकों का, ना कि ये फालतू के प्रपंचों को यहाँ वहाँ भगा करके जातिगत समीकरण के आधार पर सारी व्यवस्थाओं में सेंध लगाना। विधायकों का मूल कर्तव्य है विधेयक पारित कराना, विधेयक पास कराना। तो साहब सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है, अगर ये विधायक या हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि ही अंगूठा छाप होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे साहब, तो ये वहां जाकर के कौन सी विधानसभा में कौन से विधेयक पारित कराएंगे या अपनी स्वीकृति दे पाएंगे? इस पर प्रश्न उठा। देश के विकास में जो नई योजनाएं बनती हैं तो कहीं ना कहीं राज्य अपने विधानसभा से पारित करता है और केंद्र अपने लोकसभा से पारित करता है। जब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जब कोई नई योजना बनती है वो कानून के रूप में नया रूप लेकर पारित होती है, जब से हम पूरे देश में लागू करते हैं, तो जब तक उसे बनाने वाले लोग शिक्षित और अनुभवी नहीं होंगे तब तक कब तक वो योजना और कब तक वो सिस्टम जो सही तरीके से काम करेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कम पढ़े लिखे लोगों में व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है या वो अनपढ़ जो लोग होते हैं उनमें कोई व्यवहारिक कुशलता नहीं होती। इस बात का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। हो सकता है उनमें सारी योग्यताएं हों, लेकिन जिन निम्न अर्हताओं को पूर्ण करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यताओं को परखना अनिवार्य है, उस कॉलम में भी आपका शैक्षणिक दर्जा पूरे तरीके से पोर्टफोलियो के रूप में जमा होना चाहिए कि हमारा चयनित किया हुआ कैंडिडेट या प्रत्याशी कितना पढ़ा लिखा है, इसमें निर्णय लेने की क्षमता कितनी है और विभिन्न चीजों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने के लिए इसका IQ लेवल किस स्तर तक काम कर सकता है, ये आकलन भी हमें करना चाहिए। हो सकता है आप में बहुत अच्छा व्यवहारिक ज्ञान हो लेकिन आपकी कार्यकुशलता आशीष मैं एक बात रखना चाहूंगा जी हाँ, कि कहीं ना कहीं जो हम प्रशासन की बात करें, राजनीतिक एक तरफ प्रशासन होता है और एक तरफ शासन होता है। तो शासन, हम प्रशासनिक की बात करें तो एक लेवल पे IAS IPS लेवल के अधिकारी होते हैं जिनको ऑर्डर फॉलो करने होते हैं, ऐसे लोगों तक के
ऑर्डर फॉलो करने पड़ जाते हैं, जिनको ठीक से अपना नाम भी लिखना नहीं आता। कितने ही खबरों में, कितने इंटरव्यू में हम देखते हैं कि वो सामान्य ज्ञान के सामान्य से प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते। ऐसे नेता कहाँ तक जो है हमारे राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, प्रदेश का विकास करते हैं, जिले का विकास करते हैं? साहब, हमने देखा है जुगनुओं को सूरज को धमकाते हुए। ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि व्यक्ति में यदि शैक्षणिक ज्ञान का अभाव होगा, निश्चित रूप से वह उसके व्यवहार में भी आपको परिलक्षित होगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अनिवार्य सब्जेक्ट है, अनिवार्य विषय है कि हमारे चयनित किए हुए प्रत्याशियों को पढ़ा लिखा होना भी बहुत अनिवार्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, कृष्णा जी, आपने अपनी बातों को और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब जिस बेबाकी से दिए, निश्चित ही मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों तक वो पहुंचे होंगे। और दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जनहित संवाद, यानी कि जन का हम हित कैसे करें, इस पे संवाद कैसे किया जाए, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। आप लोगों का भरपूर प्रेम स्नेह मिल रहा है। यदि आपको लगता है हमारा प्रयास सही है तो आप समर्थन करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और आपको लगता है आने वाले गेस्ट से, जिनको भी आप, यदि आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हों या युवा समाज सेवी हों या वरिष्ठ समाज सेवी हों, आप उनके नाम और नंबर भी हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि हमें लगता है कि वह हमारे मापदंडों पे उचित बैठते हैं और बात करने के योग्य हैं, तो निश्चित ही हम उनको यहाँ पर बुलाएंगे। आपका हमेशा सहयोग करने के लिए, हम पर विश्वास करने के लिए, भरपूर प्रेम स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जनहित संवाद के अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।